नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, भूगोल के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इनको कह सकते हैं, वो थे, तो हमने कहा आपको करवा दें जल्दी जल्दी में। 30 क्वेश्चन हैं, क्योंकि मुझे जाना है अभी पढ़ाने बच्चों को, हाई स्कूल इंटर के बच्चों को पढ़ाने जाना है, तो मैंने सोचा जल्दी से करवा दे रहे हैं। 3:15 बजे मुझे निकलना है, तो देख लीजिए 30 क्वेश्चन हैं, तो इनको देख लीजिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं। तो पहला है प्राचीन मोड़दार पर्वत, दूसरा है नवीन मोड़दार पर्वत, तीसरा है अवशिष्ट पर्वत और चौथा है ब्लॉक पर्वत। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। बिहार पीसीएस में भी आया है, यूपी पीसीएस में भी आया है, लोअर पीसीएस में भी आ चुका है ये। नवीन मोड़दार पर्वत जो आपका है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नवीन मोड़दार पर्वतों में ही विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं, चाहे वो हिमालय हो, चाहे वो एंडीज पर्वत हो, चाहे वो रॉकी पर्वत हो। ठीक है, तो ये सब नवीन मोड़दार पर्वत हैं, तो ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो जाएगा। जो नवीन मोड़दार पर्वत होते हैं उनमें विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। ये उत्तराखंड में भी आ चुका है। नवीन जो है एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा यूरोप, तीसरा दक्षिण अमेरिका और चौथा एशिया। तो आप सभी लोग जानते हैं कि एंडीज पर्वत कहाँ पर है। एंडीज पर्वत कहाँ पर है साथियों? दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में है। आप विश्व मैप देखेंगे जब, तो उसमें आपको दिखेगा दक्षिण अमेरिका में ही एंडीज पर्वत श्रेणी स्थित है। तो अगला है, दक्षिण आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित हैं, कहाँ पर हैं। ऑस्ट्रेलिया में हैं कि आर्कटिका में हैं कि दक्षिण अफ्रीका में हैं कि न्यूजीलैंड में हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दक्षिण आल्प्स जो पर्वत होते हैं, ये दक्षिण आल्प्स पर्वत न्यूजीलैंड में है। दक्षिण आल्प्स पर्वत न्यूजीलैंड में है। आप जब वर्ल्ड मैप देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा, न्यूजीलैंड में ही दक्षिण आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित हैं। अगला है, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में, यानी कि जो मरुस्थल है वो किस क्षेत्र के रूप में उसको कहा जा सकता है। अगर कोई पूछे कि किस चीज़ को मरुस्थल कहते हैं, कितने तापमान पर मरुस्थल कहा जाता है, तो विकल्प दिया हुआ है कि 42 डिग्री सेंटीमीटर भी अधिक रहता है तापमान उसका, कोई पादप न पाया जाता हो, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती हो, बालू के टीलों की प्रधानता हो। मतलब किस स्थिति में आप कहेंगे कि हाँ ये मरुस्थल है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जब बारिश बिल्कुल नहीं होती है, बारिश बहुत कम नाम मात्र की होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, तो उस जगह को हम मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। पाँचवा देखिए, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल। यूपी पीसीएस में पूछा गया था 2008 में, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है, अब तो वनडे में पूछा जाता है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है। पहला सहारा, दूसरा गोबी, तीसरा थार, चौथा कालाहारी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो थार मरुस्थल है, ये विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। छठवां है, सवाना का सर्वाधिक विस्तार। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है। सवाना घास के मैदान होते हैं, तो इन मैदानों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है। अफ्रीका में है कि एशिया में है कि दक्षिण अमेरिका में है कि उत्तरी अमेरिका में है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो सवाना का सर्वाधिक विस्तार है वो अफ्रीका में है। आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, जब वर्ल्ड मैप उठा के देखेंगे तो ये अफ्रीका में ही इसका विस्तार है। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान क्या कहलाता है। दक्षिण अमेरिका में जो चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान पाया जाता है वो क्या कहलाता है। सेल्वा कहलाता है, या पंपास कहलाता है, या प्रेरी कहलाता है, या स्टेपीज कहलाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो दक्षिण अमेरिका में घास का मैदान पाया जाता है उसको पंपास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है। अमेजन नदी, या आमूर नदी, या कांगो नदी, या लीना नदी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो विश्व की जो इन चारों में सबसे लंबी नदी है, इन चारों में सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है। अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है सबसे लंबी नदी है इन चारों नदियों में से। 9वां क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद द्वीप कौन सा है।
ग्रीनलैंड के बाद सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो है या सुमात्रा है या मालागासी है या न्यूगिनी है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रीनलैंड द्वीप है, ग्रीनलैंड द्वीप है जो दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा, वो न्यूगिनी है, न्यूगिनी है, और पहला ग्रीनलैंड। ठीक है, पहला तो ग्रीनलैंड है और दूसरा न्यूगिनी है। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित द्वीपों में कौन दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है? दक्षिणी हिंद महासागर में कौन सा द्वीप स्थित है? चागोस है कि मालदीव है कि मॉरिशस है कि सेकेलीज है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है, दक्षिण हिंद महासागर में, वो मॉरिशस है। आप सभी लोगों ने देखा होगा विश्व के मैप में मॉरिशस कहाँ है? दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है साथियों कि जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग चलवासी पशुचारक हुआ करते थे। ये कथन किसका है? उपरोक्त कथन में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका सबसे अच्छा वर्णन है? मतलब अफ्रीका में और उत्तरी अमेरिका प्रेरी में, मध्य एशिया में और साइबेरिया के टुंड्रू में। ये जो लाइन लिखी हुई है कि जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग चलवासी पशुचारक हुआ करते हैं, ऐसी स्थिति कौन से देश में पाई जाती है? अफ्रीका में है या मध्य एशिया में है या उत्तरी अमेरिका में है या साइबेरिया में है? कहाँ की बात की जा रही है? इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पीसीएस में, और अब तो लोअर पीसीएस में और वनडे तक उतर आए हैं साथियों। तो जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग चलवासी कहाँ से कहाँ हुआ करते हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मध्य एशिया की बात हो रही है, मध्य एशिया की बात हो रही है, मध्य एशिया स्टेप। तो अगला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में भूमध्य सागरीय क्षेत्र प्रदेश का क्षेत्र नहीं पाया जाता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश का क्षेत्र नहीं पाया जाता है, पूछ रहा किस नगर में, किस नगर में भूमध्य सागरीय प्रदेश का क्षेत्र नहीं पाया जाता है? पहला ऑप्शन है लॉस एंजल्स, दूसरा है रोम, तीसरा है केप टाउन और चौथा है न्यूयॉर्क। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क में भूमध्य सागरीय प्रदेश का क्षेत्र बिल्कुल नहीं पाया जाता है। न्यूयॉर्क इतना दूर है यहाँ पे, अब भूमध्य सागर यहाँ पे है, इतना दूर। मतलब जब आप विश्व का मैप देखेंगे ना तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो है अमेरिका जो है न्यूयॉर्क, ये बहुत दूर है भूमध्य सागर के हिसाब से अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? चीन, नॉर्वे, ब्राज़ील और नाइजीरिया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि जो ऑप्शन नंबर बी है, बी नॉर्वे, क्या नॉर्वे, नॉर्वे में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है, नॉर्वे में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। तो अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है? तो पढ़ लेते हैं। भूमध्यवर्ती क्षेत्र वर्ष भर 4 मुख्य ऋतुओं में विभाजित होता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गर्मियों में अधिक वर्षा होती है। दूसरा, चीन की तरह की जलवायु के पूरे वर्ष भर होती है, चीन की तरह की जलवायु जहाँ होती है वहाँ पूरे वर्ष भर वर्षा होती है, ये कह रहा है। फिर चौथा है कि उष्णकटिबंधीय उच्च भूमियाँ विभिन्न जलवायुओं के ऊर्ध्वाधर अनुक्षेत्र वर्गीकरण को प्रदर्शित करती हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि जो ये चारों ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं और चारों सही भी है, ये चारों ऑप्शन सही हैं, इसमें चारों ऑप्शन सही हैं, इसलिए आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। भूमध्य क्षेत्र वर्ष भर 4 प्रमुख ऋतुओं में विभाजित होता है, सही बात है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गर्मी में अधिक वर्षा होती है, ये भी सही है। चीन की तरह की जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती है, ये भी सही है। और चौथा, उष्णकटिबंधीय उच्च भूमियाँ विभिन्न जलवायु के ऊर्ध्वाधर अनुक्षेत्र वर्गीकरण को प्रदर्शित करती हैं। तो आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। आगे चलते हैं कि सावाह कृषि किस प्रकार की जलवायु दशाओं में होती है? सावाह कृषि, ये सावाह कृषि एक प्रकार का ये कृषि है, कृषि करने का तरीका है। तो पूछा गया है कि किस प्रकार की जलवायु में ये होती है? तो पहला ऑप्शन है जहां वर्ष पर्यंत ऊंचा तापमान हो एवं वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो।
दूसरा है मानसूनी देशों में, तीसरा है जहां चावल की फसल 3 बार प्राप्त की जाती है, चौथा है उपरोक्त में से सभी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जहां चावल की फसल 3 बार प्राप्त होती है, चावल की फसल 3 बार प्राप्त होती है, जहां चावल की फसल 3 बार प्राप्त होती है वहीं पे सावाह कृषि का विकास हुआ है। ठीक है, वहीं पे सावाह कृषि होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी सी बिल्कुल सही है। अगला है कई प्रतिरोध पौधे इसलिए नहीं बढ़ते, कई प्रतिरोपित पौधे, प्रतिरोपित मतलब जिन पौधों को रोप कर बिठाया जाता है, तो कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि कारण दिया हुआ है और पूछा है कौन कारण सही है। तो पहला है नई मिट्टी में इष्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते, दूसरा है अधिकांश मूल रोम नई मिट्टियों को अधिक सख्ती से जकड़ लेती हैं, सी है प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं, और डी है प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि जब आप प्रतिरोपण करते हैं उस समय मूल रोम अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए अधिकांश पौधे जो प्रतिरोपित करते हैं वो बढ़ते नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। तो चलते हैं अगले पेज पे पहला प्रश्न है साथियों कि निम्न देशों को उनके गेहूं उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। जैसे चीन है, भारत है, रूस है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो इसको सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश पहले, उससे थोड़ा सा कम उत्पादन करने वाला देश उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, इस तरह से रखना है। आरोही मतलब होता है बढ़ते हुए और अवरोही मतलब होता है घटते हुए, यानी सबसे बड़ा पहले, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो मेरे ख्याल से जो है चीन तो नंबर 1 है और चीन के बाद भारत का नंबर आता है। तो पहला और दूसरा इसमें भी है, इसमें भी है। तो इस तरह से पहला और दूसरा, उसके बाद अमेरिका का नंबर आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। पहला दूसरा यानी चीन, भारत, अमेरिका और रूस, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही है। तीसरा है विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा है? ये सब प्रश्न देखिए आए हुए हैं, कोई झारखंड पीसीएस में है, कोई यूपी पीसीएस में है। तो अब ये सब सवाल वनडे एग्जाम में आ रहे हैं। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? पहला है ब्राज़ील, दूसरा भारत, तीसरा मलेशिया और चौथा थाईलैंड। तो विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है साथियों? ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड। थाईलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश है प्राकृतिक। तो अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है पूछ रहा है। पहला है चीन संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक है, दूसरा यूक्रेन में डोनेट्स बेसिन प्रमुख कोयला का उत्पादक क्षेत्र है, और तीसरा जर्मनी में सार क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, और चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र अल्पेशियन प्रदेश है। तो इन चारों में से कौन कौन सही है ये बताना है। तो इन चारों में से साथियों मैं आपको बता दूं कि इन चारों में से चीन जो है, चीन तो बिल्कुल सही है, कोयला उत्पादक देश है अग्रणी। और साथ ही साथ जो ये जर्मनी, ये सार गलत है, अल्पेशियन प्रमुख प्रदेश नहीं है अमेरिका में, ये भी गलत है। पहला और दूसरा सही है। यूक्रेन में डोनेट्स बेसिन प्रमुख कोयला का उत्पादक क्षेत्र है, यानी पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन कहाँ होता है? विश्व भर में जितना कोयला उत्पादन होता है उनमें से आधे से ज़्यादा उत्पादन कहाँ से होता है? तो पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं रूस से, दूसरा है चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से, तीसरा है चीन एवं भारत से, चौथा है दक्षिण अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया से। तो मैंने आपको बताया था कि चीन सबसे अग्रणी उत्पादक देश है और संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन मिल करके विश्व का आधे से अधिक कोयला उत्पादन करते हैं। अगला सवाल है विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक कौन कौन से हैं? लौह अयस्क के सबसे अग्रणी उत्पादक तीन देशों का नाम बताना है और क्रम से। देखिए पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, और चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और यूनाइटेड किंगडम।
तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो चीन है, उसके बाद रूस है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। चीन के बाद रूस और फिर ऑस्ट्रेलिया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है सुमेलित कीजिए, लौह अयस्क के सामने, खनिज तेल के सामने, तांबा के सामने, यूरेनियम के सामने उसके क्षेत्र लिखने हैं, कहाँ पर ज़्यादा होता है, कहाँ पर ज़्यादा होता है। तो लौह अयस्क, खनिज तेल, तांबा और यूरेनियम। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि लौह अयस्क मेसाबी, ठीक, और खनिज तेल बाकू में होता है। आप सभी लोग जानते होंगे बाकू जो क्षेत्र है वो तेल का ही क्षेत्र है, बाकू में खनिज तेल होता है। तांबा विंध्यम में और यूरेनियम पोर्ट रेडियम में। तो इस तरह से आपका ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, यानी कि 4 3 2 1। ऑप्शन देखते हैं, 4 3 2 1, ये 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है। कह रहा है क्या सुमेलित नहीं है। 3 तो सुमेलित होगा, एक ही ऐसा होगा जो सुमेलित नहीं होगा। डेट्राइट, ऑटोमोबाइल्स, मैग्नीटो गोड्स, लौह अयस्क, लोह तथा इस्पात। तीसरा है जोहान्सबर्ग सोना खनन, बार्मिथम जलपोत निर्माण। तो इन चारों में से कौन सा गलत है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन चारों में से यही बार्मिथम जलपोत निर्माण यही गलत है। बाकी डेट्राइट, ऑटोमोबाइल्स, मैग्नीटो गोड्स, लौह अयस्क, जोहान्सबर्ग सोना खनन, ये तीनों सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये बहुत ही आसान प्रश्न है कि सबसे व्यस्त जो है, सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, अमेरिका के जस्ट बगल में है। आप मैप देखेंगे तो अमेरिका और यूरोप के बीच में है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, यही सबसे व्यस्ततम मार्ग है समुद्र का। तो अगला प्रश्न है, तीव्रगामी रेलों के लिए निर्मित भूमिगत यूरो सुरंग द्वारा जुड़ने वाले देश, यूरो सुरंग द्वारा जुड़ने वाले देश कौन कौन से हैं। तो यूरो सुरंग से 2 देश जुड़े हुए हैं। तो मैं उन आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि जो 10वां प्रश्न है उसका यूरो सुरंग से इंग्लैंड और फ्रांस, यही 2 देश जुड़े हुए हैं। यूरो सुरंग से इंग्लैंड और फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन है। तो विश्व का सबसे बड़ा दूसरा पत्तन, मैं आपको बता दूं कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन आपका यही है, संघाई जो चीन में है, यही विश्व का सबसे बड़ा दूसरा पत्तन है। फिर अगला प्रश्न है, पनामा नहर निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। फर्डिनैंड डी कोहन, फर्डिनैंड डी लेसेल्फ, फर्डिनैंड वैकलिन और फ्रांस स्टीवेंस। नाम ऐसे हैं कि पढ़ने में, उच्चारण करने में दिक्कत हो जाती है। फर्डिनैंड डी कोहन, फर्डिनैंड डी लेसेप्स और फर्डिनैंड वैकलिन, फ्रांस स्टीवेन। तो इसमें आप याद रखिएगा, 12वां क्वेश्चन में आप बिल्कुल याद रखिए, भूलिएगा नहीं कि जो डी लेसेप्स है, डी लेसेप्स, इसी का संबंध किससे है, पनामा नहर से। फर्डिनैंड डी लेसेप्स, इसी का संबंध पनामा नहर से है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रेल मार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। किस रेल मार्ग की लंबाई सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, इसी की लंबाई सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर डी, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य 3 से भिन्न है। कौन सा विकल्प अन्य 3 से भिन्न है, मतलब 3 तो एक कैटेगरी में आते हैं, एक अलग कैटेगरी का है। तो पहला ऑप्शन है हेमेटाइट, दूसरा है एग्नेटाइट, तीसरा है सिमोनाइट, चौथा है सैक्साइट। तो इन चारों में से मुझे भिन्न साथियों
यही सैक्साइट वाला लगता है, क्योंकि एग्नेटाइट, हेमेटाइट और सिमोनाइट ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, लेकिन सैक्सासाइट ये अलग कैटेगरी का है, ये कुछ है ही नहीं सैक्सासाइट, इसलिए ये गलत है, यही भिन्न है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। फिर अगला प्रश्न है, डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है, किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, या कोयला के लिए, या ताम्र अयस्क के लिए, या सोने के लिए? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि कोयला क्षेत्र के लिए ही प्रसिद्ध है। कौन? डोनबास जो क्षेत्र है, यहाँ कोयला सबसे ज़्यादा होता है, बहुत अधिक होता है, इसलिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। ये क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयला के लिए। डोनबास क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये 30 प्रश्न हो गए साथियों, 30 से 31 प्रश्न जो थोड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे थे। तो चूँकि ये विश्व भूगोल का प्रश्न है तो मैंने करवा दिया आपको, अब मुझे जाना भी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से एक निवेदन भी है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें साथियों, और शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। शुक्रिया।